और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, पूरा कोहरा ही कोहरा। 500 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा भाई, लैंड करा दे बस भाई। अगर आप कोई अहम शख्सियत हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ए काने चल लाइन में ओए होशियार। अभी हमने एयरपोर्ट पर उतर के सिम्स खरीदी हैं 27,000 ना क्या? सिम। हाँ सिम्स 3 लोगों की सिम 27,000 की ली, और अभी एक दूसरे को कॉल कर रहे, कॉल नहीं जा रही। कॉल का भी फिगर आउट कर लेंगे। वैसे इंटरनेट बहुत मस्त चल रहा है और आजकल सारे काम वैसे ही इंटरनेट से हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग आए हैं बाकू, द सिटी ऑफ फ्लेम्स, आग का शहर। अगर आपके दाएं बाएं मुस्तकिल लाइन है तो इसका मतलब आप लेन चेंज नहीं कर सकते। लेन चेंज करने के लिए किसी एक लाइन का टूटा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस वक्त राइट साइड के लोग बाएं जानिब लेन चेंज कर सकते हैं। आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा और अपनी तरफ की लाइन का टूटा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त आप लेन चेंज करके राइट जानिब जा सकते हैं। समझ आया कुछ? ये NFC टेक्नोलॉजी है। इस पे कार्ड करीब लाएं और आपकी पेमेंट डन। और इसी तरह बातें करते करते हम पहुंच गए हमारे होटल, विंटर पार्क होटल बाकू। अब हम यहाँ आए हैं और यहाँ से जाते वक्त यहीं से अपना चेकआउट करें। जितनी तेज़ यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी है, हमें उससे कदम से कदम मिलाने के लिए खुद भी तेज़ होना पड़ेगा। तो इसलिए आराम को किया बाय बाय और निकल गए एक्सप्लोर करने। ज़रा देखें तो नज़ारे क्या कहते हैं हम। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बड़ा रुझान है भाई इधर। अरे सर, रुझान तो हमारी तरफ भी है, बस हम फॉलो नहीं करते। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर सारे ही एकदम से रुक जाते हैं। मेरे पास आसपास जितनी गाड़ियाँ हैं सब स्टॉप हो जाती हैं। यहाँ पर बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपके पास गाड़ी और आप धूल मट्टी परेशानियों से बचे हुए हैं तो आप पर लाजिम है कि आप पैदल चलने वालों की इज्जत करें और उनको रास्ता दें। बाकू में इस वक्त F1 गाड़ियों की रेस चल रही है। F1 फार्मूला 1 जो कार्स होती हैं, आप लोगों को मालूम ही हुआ। तो उनकी गाड़ियों की आवाज़ें इतनी तेज़ हैं कि मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही बोलने में। तो जब गाड़ी बराबर से गुजरती है तो ऑलमोस्ट कान के पर्दे पड़ जाते हैं। सुनिएगा। ये सही है भाई इनका, रोड्स ही ऐसे बना दो कि हर काम के लिए इस्तेमाल हो जाए। अदर देन दैट, अभी तक तो बाकू शहर काफ़ी पीसफुल लग रहा है। लोग पीसफुली घूम रहे हैं, खूबसूरत बालकनीज हैं, आपके पीने पिलाने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बस एक बंदा रॉन्ग जा रहा है, वो चलो ठीक है, ओके, हमारे पास भी जाते हैं। सही मायनों में मज़े तो मेरे आ रहे हैं। मेरे साथ 2 बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। एक तो ये जुनेद भाई हैं, दूसरा हमारे साथ मौजूद है। अहम से क्या मुराद है? अहम शख्सियत। वो अहम तो नहीं है, हम मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। बिल्कुल पड़ेगा सर। ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दुनिया कब किसकी हुई है दुनिया। बिना पैसे के दाल नहीं गलना, बिना पैसे के प्यार नहीं मिलना, ना मिलना तुझको कोई कुड़ियाँ। All the utilities are here, all the franchises are here, everything is here, but we are looking for something special because बिरयानी, पुलाव, KFC, मैकडॉनल्ड्स तो हम वहाँ पे भी खा सकते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। जहाँ पे आए हैं तो कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए ना। कुछ डिफरेंट करने के लिए जुनेद भाई हमें लेके जा रहे हैं एक डिफरेंट खाना खिलाने के लिए। मैंने नोट किया है कि यहाँ पे पतली पतली गलियाँ भी हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले में भी होती हैं, जैसे हमारे एरियाज़ में भी होती हैं, पर पॉल्यूशन ज़रा भी नहीं है, कचरा भी नहीं है और लोग बुरी हालतों में घूमते भी नहीं हैं। पर बुरी हालत तो हमारी होने वाली है भूख से। हम जुनेद भाई को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो अपनी मनपसंद जगह में ले जा सके। पता नहीं कब आएगा, क्या हम हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे क़यामत तक? कब आएगा खाना, भूख लगी है, चल चल के पागल हो गया, खाने की जगह नहीं आके दे रही। यार ये फार्मेसी से कुछ खा लेते हैं, नहीं मिलता क्या यहाँ पे मुरू? जुनेद भाई कहाँ गए? और फिर काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुँचे पैरिटी कैफ़े, जो कि मेरे होटल के बिल्कुल पीछे गली में था। हमें पता ही नहीं था। इंतज़ामिया भी अच्छी थी, ओनर भी अच्छे थे। उन्होंने हमें देसी और विलायती दोनों खाने सर्व किए। हमने दोनों खाने चखे और फिर जब हमने खाना खाया तो क्या बताऊँ आपको, इतना मज़े का, सुरूर आ गया, जन्नत। अंकल की मेहमान नवाजी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने हमसे पाकिस्तानी होने के नाते पैसे ही नहीं लिए। आज मेरा दूसरा दिन है बाकू के अंदर और हमने प्लान किया है बाकू सिटी टूर, जो कि 10 बजे निकलने वाला है और इस वक्त हो रहे हैं 9:36।
विच मीन्स कि मेरे पास नाश्ता करने का और तैयार होने का सिर्फ आधा घंटा है। तैयार मैं हो चुका हूँ, बस नाश्ता करना रह गया। नज़ारा अगर ऐसा हो तो नाश्ता करने का मज़ा अपना अलग आ जाता है। बाकू एक शहर है जो मौजूद है अजरबैजान में, जिसकी करेंसी को मनात कहते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं और ज़्यादातर बिल्डिंग्स ऑटोमन आर्किटेक्चर की तर्ज पर बनी हुई हैं। ये शहर कैस्पियन सी के साथ आबाद है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। दूर से देखने पर जो बिल्डिंग छोटी लगती हैं, उनको करीब से देखो तो वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लेम टावर्स की। इसकी कुछ खास हिस्ट्री तो नहीं है, बस ये 2007 में बनाई गई थी। 189 फ्लोर्स हैं और रात को देखने पर ये ऐसी दिखती है जैसे आग लगी हो, इसलिए इसका नाम फ्लेम टावर्स है। वैसे तो पूरे बाकू के अंदर आपको कदम कदम पर टैक्सीज मिल जाएंगी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोल्ट इस्तेमाल करें। ये वहाँ की डिजिटल टैक्सी है जो एप्लीकेशन के थ्रू चलती है, बहुत सस्ती पड़ती है। यहाँ की मादरी ज़बान तो आज़री है, जिसको आज़री टर्किश भी कहते हैं, लेकिन रशियन इनकी सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी अंग्रेज़ी। और जिस तरह हमारी ज़बान में अरबी, फ़ारसी, हिंदी मिक्स्ड है, वैसे ही इनकी ज़बान में भी अर्मेनियन, जॉर्जियन, रशियन और टर्किश मिक्स है। अरबी और फ़ारसी के अल्फाज तो हस्ब ज़ायक़ा आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे, मगर उर्दू और हिंदी के काफ़ी अल्फाज आपको इनकी ज़बान में देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि अगर आप ये ज़बान सीख ले तो आसपास के 8-10 ममालिक में आपका काम आसानी से चल सकता है। बाकू के लोग नहायत ही खूबसूरत होते हैं, शायद इसलिए इस जगह को परियों का शहर भी कहा जाता है। हर मसले को सोच समझकर आराम से डील करते हैं। आराम का वायलेंस से बहुत ताल्लुक होता है, इसलिए शायद यहाँ वायलेंस है ही नहीं, क्योंकि ये अमन पसंद लोग हैं। हर चीज़ अवेलेबल है, आपको करना है तो करें और नहीं करना तो ना करें। किसका क्या रिलीजन है, किसको किस मज़हब में कन्वर्ट होना है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं। आप चाहें तो मज़हब बदल कर किसी भी मज़हब में जा सकते हैं। यहाँ ना आपको कोई गलत काम करने की दावत दे रहा है और ना कोई अच्छा काम करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। मर्जी है आपकी, अपनी मर्जी कर लें या रब की मर्जी कर लें। मोहब्बत और अफेक्शन शो कराने के लिए भी आप आज़ादी से अपना इजहार कर सकते हैं। बस चीकी चाका से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ का नॉर्म नहीं है। आप चाहें तो फुल कवर्ड रहें या फिर अनकवर्ड, कोई आपके खिलाफ राय कायम नहीं करेगा। अज़रबैजान जो है वो 70 साल कैद में रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिज़म फैल गया। कम्युनिज़म के अंदर किसी मज़हब, किसी रीति रिवाज, किसी रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो अपने दीन से दूर होते चले गए और इन्होंने यूरोपियन कल्चर अपना लिया। माजी में भी इस शहर ने बहुत रंग देखे हैं, 4 स्टेट्स के अंदर गुलामी भी कर चुका है। बाकू ओल्ड सिटी को इनर सिटी भी कहते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था और कुछ कहते हैं कि 7th सेंचुरी में बना था। दिसंबर सन 2000 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल भी कर दिया गया। कम से कम 5500 साल पुराने इस शहर के अंदर चलते हुए हालत दिल एक अजीब कैफियत में मुब्तला है। हमें लगता है कि हम जहाँ हैं उसके आगे पीछे और कोई दुनिया नहीं है, पर दर हकीकत कितनी ही दुनिया बनकर ख़त्म हो चुकी, और हम भी कभी मुस्तकबिल में पुराने किस्से कहानियों के जिक्र में मिलेंगे बस, या शायद उसमें भी नहीं। हज़रत ईसा के 12वें शागिर्द, जिनका नाम सेंट बार्थलोमे था, उनको ईसाइयत की तबलीग करने पर आतिश परस्तों ने यहाँ पर शहीद कर दिया था। उनकी याद में 1892 में ये चर्च बनाया गया, जो कि बाद में बदकिस्मती से 1936 में मज़हब के ख़िलाफ़ तहरीक में कम्युनिस्ट के हाथों दूसरी तमाम इबादतगाहों के साथ मस्मार कर दिया गया। ये उस चर्च की कुछ बाकियात हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आई लव बाकू, मतलब कि हैदर अलीयेव सेंटर। इस बिल्डिंग को देख के मुझे मैरिलिन मनरो की ये वाली तस्वीर याद आ जाती है पर हकीकत इसकी कुछ और है। इस बिल्डिंग का कोई कोना नहीं है। इस बिल्डिंग को बनाने वाली आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके काम के थ्रू हम आज भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुख्तलिफ माले पर मबनी ये बिल्डिंग एक म्यूज़ियम है, और एंटर होते ही आपका इस्तकबाल करेंगी ये मखलूक़ात। क्या माजी में इस तरह की मखलूक़ात रहा करती थी, या फिर ये सिर्फ एक ख्याल है किसी इंसान का? रात को मेरे ख्वाब में आने वाले, लेकिन मैं भी इनसे डरता नहीं हूँ। देख लूँगा आएंगे तो। नाक बड़ी तो क्या हुआ, हमारी भी ज़बान बड़ी। अब क्या बड़ा है क्या छोटा है मालिक, रहने दीजिए, वैसे ही गरीब लोग हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं। 1828 के अंदर कुछ अज़रबैजानी जो हैं वो ईरान शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर उन्होंने अपने रिवायती कारपेट्स बनाना शुरू किए, जो कि बाद में जाके ईरानी कारपेट्स कहलाए। और ये हम सब जानते हैं कि ईरानी कारपेट्स कितने मशहूर होते हैं। इसके डिज़ाइंस, इसका टेक्सचर, इसका कलरफुल होना, ये सारी चीज़ें अज़रबैजानियों की हैं। और कहते हैं कि ये लोग बड़े अच्छे से फ़र्क कर लेते हैं कि कौन सा हमारा है, कौन सा ईरानी है। लेकिन बेसिकली
एजुकेशन तो शिफ्ट हुई ना। कितनी अजीब सी बात है कि आपकी बनाई हुई कारीगरी और सलाहियतों को कोई और मुल्क ले जाए और उससे अपना नाम कमाना शुरू करे, पैसे भी कमाना शुरू करे। हाँ सही है, इंटरटेनमेंट और म्यूज़िक के हवाले तक तो ठीक है, पर अगर कोई कॉन्सर्ट मिल गया तो उस कॉन्सर्ट पे कैसे लेके जाएंगे इतना बड़ा पत्थर। ये बाकू के कुछ रिवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इनके आबाओ अजदाद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो ऊपर आपको भोंपू दिख रहा है, इस हर भोंपू के अंदर एक स्पीकर छुपा हुआ है और जैसे ही आप इस कारपेट पे पैर रखते हैं तो सामने वाले इंस्ट्रूमेंट का सुरीला म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक के बाद जब हम इस सेक्शन में आए तो हमने देखा कि बच्चे जो है वो पुराने कांसी के और पता नहीं कौन सी अजीब अजीब अनशण धातों के बने हुए बर्तनों को बड़े गौर से देख रहे हैं, जो कि नहायत ही बोरिंग काम था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था ये पत्थर जो कि 20,000 साल पुराना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये 20,000 साल पुरानी ड्राइंग है, ठीक है ना। इंसान जब इस दुनिया में वजूद में आने लगे तो एक स्टेज थी जिसको होमो सेपियंस भी कहते हैं। तो इंसान जब होमो सेपियंस था और अफ्रीका में रहता था तो उसने माइग्रेशन शुरू की वहाँ से, और वो माइग्रेट करके आए अज़रबैजान और कुछ चले गए आगे पीछे के इलाकों में। तो वहाँ पे वो करते थे कार्विंग्स, क्योंकि लिखना पढ़ना तो वो जानते नहीं थे। तो उन्होंने पत्थर को तराशना शुरू किया और तराशने के बाद जो पत्थर की बाकियात अब हमें मिली है वो यहाँ रखी हुई है। और आज के दौर में हमें कार्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे लिए बहुत आसानी हो गई। आज हम टैबलेट्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, बटन दबा के वॉइस नोट्स के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक दूसरे से बातचीत करना, कि इनको पत्थर तराश की बात करने की ज़रूरत पड़ने के लिए। लेकिन इंसान इतना शाना है कि वो तरीके निकाल ही लेता है बात करने के लिए, कभी प्यार से और कभी हथियार से। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी जगह। अभी मैं मौजूद हूँ इस वाली बिल्डिंग के अंदर। मतलब ये तो बहुत छोटी है, इसमें तो मैं आ नहीं सकता। इस बिल्डिंग का ये छोटा सा एक नक्शा है। इस जगह पर इन्होंने अज़रबैजान में मौजूद तकरीबन तमाम बिल्डिंग्स के छोटे छोटे मिनिएचर्स बना के रखे हुए हैं, छोटे छोटे मुजस्मे जिसको आप कह लें। मतलब कमाल है यार, अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को कितना प्रमोट करते हैं। मतलब अगले 1000 साल वाला काम कर रहे हैं। 1000 साल बाद जो बंदा इसको देखेगा वो सोचेगा कि आज का इंसान इस जगह पे कहाँ तक पहुँच चुका है। पहुंचना तो हमें भी है भाई, वो भी जल्द से जल्द, ताकि हम अपना अगला ट्रिप स्टार्ट कर सकें। आप लोगों को बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है मेरे को कि पैदल जाना पड़ेगा, F1 की वजह से रास्ते बंद है। अभी हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि एक तो रास्ते तो बंद ही हैं, ऊपर से उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। तो अगला 3 घंटे का जो टूर है वो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। 3 घंटे। सुबह से अभी तक मैं कोई 20,000 कदम पैदल चल चुका हूँ मेरी घड़ी के मुताबिक। मैं तो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आज़ादी हासिल करने के बाद इस बिल्डिंग को लेकर काफ़ी मसले हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि दुश्मन की बनाई हुई बिल्डिंग को तोड़ दो। फिर एंड में डिसाइड हुआ कि तोड़ने का क्या फ़ायदा, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है तो क्यों ना इस पर स्टार्स लगाकर इसको अपना ही बना लिया जाए। अरे मालिक, अब कोई गोरा थोड़ी है वो। ऑटोमन आर्किटेक्चर पर मबनी इस मस्जिद का नाम टर्किश मॉस्क है, जिसको रशिया से आज़ादी के बाद बनाया गया, उन टर्किश लोगों की याद में जिन्होंने आज़ादी की जंग के लिए अपनी जानें दी। इसलिए इसको मॉस्क ऑफ मार्टियर्स, मतलब के शहीदों की मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद के साथ में वही शहीद भी सुपुर्द खाक हैं जिन्होंने अपनी जानें दी। ये जितनी भी आपने कब्रें देखी इसके अंदर जॉर्जियन, टर्किश, रशियन, अज़रबैजानीज़, ये सारे लोग शामिल थे। इन लोगों ने नस्ल को हटाकर एक दूसरे के लिए अपनी जानें दी ताकि वो इस खित्ते को बचा सके, अज़रबैजान को। कहते हैं जब आप पर मुश्किल वक्त आए तो आपके दोस्त ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अज़रबैजान का उसकी जंग में बहुत साथ दिया और मजीद सिविलियंस को शहीद होने से बचाने के लिए उसकी रोकथाम भी की। ये वो सारे सिविलियंस हैं जो 20 जनवरी 1990 को मारे गए थे। समझ नहीं आता कि इंसान को और कितनी लाशें लगेंगी अपने आप को मनवाने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। अज़रबैजान ने अपने शहीद होने वाले सिविलियंस की याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया जिसमें हर वक्त आग जलती रहती है, और इस आग को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसके अंदर की साइड पर टाइल्स भी लगाए हैं ताकि उसकी रिफ्लेक्शन से और रोशनी पैदा हो सके। आग लग गई भाई, आग लग गई, आग भागो भागो। भागने के दिन तो अब इनके ख़त्म हो चुके और हो भी जाने चाहिए। बाकू से मैंने सीखा कि किस तरह आप मिलनसारी और आजिज़ी इनकिसारी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तरक्की की बुलंदियों को छू सकते हैं। ऐसा मुआशरा बना सकते हैं जिसमें सभी का फ़ायदा हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप ताकत दिखाएं अपनी। और क्या फ़ायदा ऐसी ताकत का जिसने एक वक्त आने पर ख़त्म हो जाना है। ताकत तो एक ही है जिसने हमेशा बाकी रहना है।
इसी के साथ चलता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के शमाखा के लिए भी निकलना है। ये एक जगह है, बताऊँगा अगले व्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।